गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 पिछली क्लास में उससे शुरू किया था, आज उससे आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर उससे आगे आपके क्लास 12th का चल रहा है। अपने पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं, अध्याय नंबर 5th, अध्याय नंबर 10 जैव रसायन। जैव रसायन इसके अंदर अपन ने शुरू किया था जैव रसायन के अंदर कि जैव रसायन होता क्या है। पिछली क्लास में पढ़ा जैव रसायन क्या है, आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और केमिस्ट्री, जैव और रसायन, जिसके बारे में बात की। फिर उसके बाद में पिछली क्लास में अपन ने शुरू किया इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स इसके बारे में थोड़ा सा शुरू किया था। फिर उसके बाद में अपन ने इसके कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रकार पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार, जिसके अंदर अपन ने 2 के बारे में डिटेल से बात कर ली। 3 प्रकार के अंदर पहला था आपके मोनोसेकेराइड, दूसरा अपन ने पढ़ा ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा है आपके पॉलीसेकेराइड। तो अपन ने कितनी पढ़ ली? ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, इसके बारे में अपन बात करें तो मोनोसेकेराइड के बारे में बात कर ली। मोनो का मतलब क्या होता है? एकल, जो एक बार कल बात कर ली थी मैंने, फिर भी बता रहा हूँ। शर्करा का मतलब, सेकेराइड का मतलब शर्करा। इसके अंदर क्या होती है? 2 से लेकर 10 शर्कराएँ होती है ना, 10 शर्कराएँ होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होती है? 10 से अधिक होती है, 10 से अधिक शर्कराएँ होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। फिर उसके बाद में मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के बाद में मोनोसेकेराइड की पूरी डिटेल से बात कर ली। इसके अंदर क्या एक सारणी बनाकर पढ़ा था। 3 कार्बन वाले को अपन क्या कहते हैं? 4 वाले को क्या कहते हैं? 5 वाले को क्या कहते हैं? 6 वाले को क्या कहते हैं? जिसके अंदर इंपॉर्टेंट 6 वाला होता है, जिसको अपन हेक्सोज शर्करा, इसको तो ट्राइओज, इसको टेट्रोज, फिर इसको पेंटोज 5 कार्बन वाले को, और 6 वाले को हेक्सोज शर्करा, है ना। 6 इनके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे अपन ने। हेक्सोज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था आपके ग्लूकोज, है ना। हेक्सोज के अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा था? ग्लूकोज, जिस ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारी चीज़ें C6H12O6, ठीक है, ये पढ़ लिया था। अब इसके आगे अपन ओलिगोसेकेराइड की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी पिछली क्लास में कि ओलिगोसेकेराइड क्या होता है। तो ओलिगोसेकेराइड की परिभाषा के आगे आज अपन शुरू करते हैं अपने इसकी परिभाषा के आगे कि और क्या होता है ओलिगोसेकेराइड के अंदर, कौन कौन सी शर्कराएँ आती है ना। जैसे अपन ने पढ़ा मोनोसेकेराइड के अंदर जो 3 कार्बन वाले को अपन ट्राइओज कहते हैं, 4 वाले को टेट्रोज, 5 वाले को पेंटोज, है ना। तो इस प्रकार से अब इसके अंदर ओलिगोसेकेराइड पहला पढ़ लिया था पिछली क्लास में मोनोसेकेराइड। अब दूसरा है आपके ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स। अब इसके अंदर अपन ने पढ़ा था ओलिगो का मतलब क्या होता है? एफ्यू मतलब क्या? कुछ यौगिक। एफ्यू सेकेराइड का मतलब शर्कराएँ, है ना। कुछ शर्कराएँ मिलकर जो बनाती है। तो इसकी परिभाषा अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जल अपघटित होकर जो दो या अधिक परंतु 10 से कम शर्कराओं, जो सरलतम शर्कराओं को उत्पन्न करती है, उन्हें अपन ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ये परिभाषा अपन ने कल पढ़ ली थी। अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन ओलिगोसेकेराइड के अंदर और क्या क्या बातें आती है, जिनके संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो अपन ओलिगोसेकेराइड के अंदर इस वर्ग में मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर इनको कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया। महत्वपूर्ण भागों के अंदर किसके आधार पर? इस वर्ग में मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर। मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर इनको 3-4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बांटा गया आपके 1 नंबर है इसके अंदर आपके डाइसेकेराइड, ठीक है। पहला है आपके क्या, इसको भी जो अपन ने पहले कल देखा था
डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की संख्या है कि 2 है तो डाइसेकेराइड्स, फिर है डाइसेकेराइड, और 3 है तो ट्राइसेकेराइड, फिर है 4 है तो वो टेट्रासेकेराइड्स, और 3 है तो ट्राइसेकेराइड, 4 है तो टेट्रासेकेराइड, और 5 है तो पेंटासेकेराइड्स। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो डाइसेकेराइड और क्या है, पहले तो आपके जैसे संख्या 2 है तो डाइसेकेराइड, और इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं तो ये तो आपके मोनोसेकेराइड हो गई। इनके उदाहरण की बात करें अपन तो उदाहरण के अंदर डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, जैसे सुक्रोज है, ये क्या है, शर्कराओं के नाम है, सुक्रोज है। इसके अलावा आपके लेक्टोज है, इसके अलावा और माल्टोज है ना। तो ये सभी क्या हैं, शर्कराओं के नाम हैं जो डाइसेकेराइड, 2 शर्कराएं मिलकर बनी हुई थी। आई बात समझ में, इसके अंदर जो डाइसेकेराइड के ये आपके एग्जाम्पल हो गए डाइसेकेराइड के। इसी प्रकार ट्राइसेकेराइड की अगर मैं बात करूं तो ट्राइसेकेराइड के आपके हो जाएंगे रेफिनोज, ट्राइसेकेराइड का हो गया आपके रेफिनोज। फिर उसके अलावा अपन बात करें टेट्रासेकेराइड की, तो टेट्रासेकेराइड के अंदर आपके स्टेकियोज, क्या है, स्टेकियोज टेट्रासेकेराइड के अंदर, ये एग्जाम्पल है इनके स्टेकियोज। पेंटासेकेराइड का आपका हो जाएगा वर्बेस्कोज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनके एग्जाम्पल समझ सकते हैं अपन किसके संदर्भ में, कि स्टेकियोज डाइसेकेराइड का सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज, ट्राइसेकेराइड का रेफिनोज, और टेट्रासेकेराइड का स्टेकियोज, इसके अलावा आपके पेंटासेकेराइड का आपका हो जाएगा वर्बेकियोज आदि। क्या है ये, क्या किस में पाई जाती है, ये सारी शर्कराएं आपके पौधों में पाई जाती है। किनके अंदर पाई जाती है, पौधों में पाई जाने वाली है शर्कराएं, पौधों से प्राप्त होती है अपन को। इस वर्ग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपके डाइसेकेराइड क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राई, टेट्रा और पेंटासेकेराइड की तुलना में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और डाइसेकेराइड का एक सामान्य सूत्र भी दिया हुआ है, वो सामान्य सूत्र अगर अपन देखें तो डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र हो जाएगा आपके सामान्य सूत्र, जैसे अपन ने कल बात की थी आपके किसकी, मोनोसेकेराइड का सूत्र देखा था, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र देखा था, उसी प्रकार डाइसेकेराइड का भी एक सामान्य सूत्र है जिसकी बात करें अपन तो जो सामान्य सूत्र हो जाएगा इसका C12 H22 और O11, ये आपके इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। किसका, डाइसेकेराइड का सूत्र है ये सामान्य सूत्र। डाइसेकेराइड क्या होती है, 2 मोनोसेकेराइड शर्कराओं से बनता है। डाई का मतलब 2 मोनोसेकेराइड, ये ओलिगोसेकेराइड के प्रकार हैं जो मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर हैं। डाई का मतलब इसके अंदर क्या है, 2 शर्कराएं जुड़ी हुई है ना। इसके अंदर 3 शर्कराएं जुड़ी होगी, इसमें 4 शर्कराएं होगी और इसमें 5 शर्कराएं होगी। क्या होगी, 5 शर्कराएं होगी। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र हो गया और 2 शर्कराओं से जुड़ा रहता है ये, ठीक है। जब इनमें एक अणु ग्लूकोज का भी होता है, जबकि दूसरा अणु क्या होता है, पेंटोज या हेक्सोज का होता है मोनोसेकेराइड के अंदर, ठीक है। अब इसके ये तो एग्जाम्पल हो गए डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड के। अब है पेंटासेकेराइड, वर्बेकियोज, ये एग्जाम्पल याद रखने आपको, नाम इनके किस में पाई जाती है, ये सभी शर्कराएं सुक्रोज, लेक्टोज आपके जो है ना, ये सभी पाई जाती है किसके अंदर, पौधों में पाई जाने वाली शर्कराएं हैं। आगे बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड जिसका सामान्य सूत्र हो गया ये डाइसेकेराइड का। डाइसेकेराइड में 2 शर्करा, ट्राई में 3, टेट्रा में 4, पेंटा में 5 शर्करा। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ओली कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। मोनोसेकेराइड कल पढ़ लिया था, आज पढ़ रहे हैं अपन ओलिगोसेकेराइड, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के अंदर आज अपन इसके आगे पढ़ रहे हैं आपके। अब कुछ शर्कराएं हैं जो किन किन से जुड़ी रहती है, डाइसेकेराइड इंपॉर्टेंट है तो डाइसेकेराइड को ही पढ़ेंगे अपन, जिसके अंदर सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज ये किस किस से बनी हुई होती है और क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे।
तो डाइसैकेराइड पढ़ते हैं अब। ओलिगोसैकेराइड के अंदर 4 शर्कराएं इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के बारे में अपन पूरी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है ना, ये क्या क्या हैं, कौन कौन सी शर्कराओं से बनते हैं, ये इनके बारे में सामान्य सूत्र हो गया इसका। अब इसके आगे वापस लिख दे रहा हूँ ना, मोनोसैकेराइड के आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड के आधार पर वर्गीकरण के अंदर एक है आपके डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल के अंदर अपन ने पढ़ा 3 शर्कराएं पढ़ी, कौन कौन सी, एक तो सुक्रोज, एक लैक्टोज और दूसरी माल्टोज, तीसरी माल्टोज। तो इसके एग्जाम्पल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा सुक्रोज, क्या पढ़ा, सुक्रोज, पहले सुक्रोज के बारे में, दूसरी पढ़ी अपन ने लैक्टोज और तीसरी पढ़ी अपन ने माल्टोज, ठीक है ना। ये 3 शर्कराएं पढ़ी अपन ने एग्जाम्पल के तौर पर। इसके अंदर इनकी पूरी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है आपके, सुक्रोज क्या है, पहले सुक्रोज के बारे में, ये क्या है आपके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं अपन सुक्रोज के। पहले तो ये क्या है, एक सामान्य शर्करा है, क्या है, सामान्य शर्करा है, सिंपल शर्करा है। अब ये इसके एक अणु में क्या होते हैं, 2 अणु जुड़े हुए होते हैं। ये सुक्रोज किन किन से मिलकर बनी हुई होती है, एक तो होता है इसके अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणु जुड़ता है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सुक्रोज की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज का अणु जुड़ता है इसके अंदर। दूसरा जुड़ा हुआ होता है ग्लूकोज के अलावा इसके अंदर आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज, 2 अणुओं के मिलने से कौन सी शर्करा बनती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से कौन सा शर्करा बनती है, तो वो सुक्रोज बनती है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। और ये किस में पाई जाती है, मुख्यतः किस में पाई जाती है, आपके गन्ने में। गन्ना तो खाया हुआ है सभी के, गन्ना और चुकंदर, गन्ना और चुकंदर, इन 2 पादपों के जो गन्ना और चुकंदर है, इनके अंदर पाई जाने वाली शर्करा है आपके कौन सी, सुक्रोज। तो 1 नंबर के 2 सुक्रोज मतलब सामान्य शर्करा है। किस किस से मिलकर बनी हुई होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और किस में पाई जाती है, गन्ने और चुकंदर के अंदर पाई जाने वाली शर्करा है। आगे बात समझ में, सुक्रोज की 3 बातें, सामान्य शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनती है और गन्ने और चुकंदर में पाई जाती है। अब बात करें अपन लैक्टोज की, लैक्टोज की भी 2-3 बातें हैं, ठीक है ना। लैक्टोज की भी 2 बातें बात करें अपन, तो पहले ये लैक्टोज क्या है, ये वो सामान्य शर्करा है। और ये क्या है, दुग्ध शर्करा, दुग्ध मतलब क्या है, ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध का मीठापन होता है ना हल्का सा, दूध के अंदर जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है, इस लैक्टोज शर्करा, ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा, किसमें, दूध में पाई जाती है। दूध के अंदर मीठापन, जो आपके अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, उसके अंदर अपन पूरी पढ़ेंगे दुग्ध रसायन, दूध डेयरी केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर पूरी बात करेंगे कि लैक्टोज कितने अणुओं से मिलकर बनी हुई थी। पहली बात, ये दूध के अंदर मीठापन किससे कारण होता है, लैक्टोज। क्वेश्चन बनता है आपके कंपटीशन में भी आ सकता है, जेट एग्जाम देते हैं उसके अंदर भी बनता है कि लैक्टोज कौन सी, दुग्ध शर्करा कौन सी है, तो लैक्टोज। दूध में मीठापन किस शर्करा के कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है। आगे बात समझ में। और ये किससे मिलकर बनी हुई थी लैक्टोज, ये 2 इकाइयों से, एक तो आपके जैसे ग्लूकोज होता है, इसके अंदर एक होती है आपकी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज नाम सुना, कब कहाँ पढ़ा था अपन ग्लूकोज और गैलेक्टोज, मोनोसैकेराइड के अंदर पढ़ा कि मोनोसैकेराइड के अंदर 6 कार्बन वाली श्रृंखला कौन सी है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ये तीनों क्या है, 6 कार्बन पाए जाते हैं इसके अंदर, C6H12O12 O6 है ना, ये किसके, ग्लूकोज का सूत्र। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ लिया कि सुक्रोज तो सामान्य शर्करा, सुक्रोज की बात हो गई, लैक्टोज की बात हो गई। अब अपन बात करें किसकी, सुक्रोज और लैक्टोज के बाद में बात करेंगे अपन किसके बारे में, माल्टोज के बारे में। तो तीसरी डाइसैकेराइड की मुख्य कौन सी है, माल्टोज। तो माल्टोज के अंदर क्या पाई जाती है आपके, ये सामान्य शर्करा है और इसके अंदर क्या पाया जाता है आपके, 2 ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, ग्लूकोज, माल्टोज जुड़ी रहती है आपके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों के जुड़ने से आपके क्या बनती है, माल्टोज बनती है। तो ये 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, ध्यान रखें आप 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन के अंदर कि सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनती है, ठीक है। और क्या होती है आपके, सुक्रोज तो किससे बनती है,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लेक्टोज किससे बनी हुई है आपके? लेक्टोज बनी हुई है आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, और माल्टोज बनी हुई है आपके ग्लूकोज और ग्लूकोज से, दोनों अणु ग्लूकोज के। तो तीनों सूत्र, तीनों चीज़ें डाइसैकेराइड के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अपन ने पढ़ा कि डाइसैकेराइड इंपॉर्टेंट है किसमें? ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 कार्बन वाली श्रृंखला होती है, 2 कार्बन पाए जाते हैं इसमें डाइसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ी हुई होती है, इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में? तो सामान्य शर्करा, दुग्ध शर्करा, सुक्रोज गन्ने और चुकंदर में पाई जाती है, लेक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, और माल्टोज आपके ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 अणु जुड़ते हैं तो क्या बनती है आपके? माल्टोज बनती है। अब 2 मोनोसैकेराइड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। दो मोनोसैकेराइड, सही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ती है, मोनोसैकेराइड्स, 2 मोनोसैकेराइड किस बंध के मध्य आपके पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा बंध? ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। बंध 2 मोनोसैकेराइड के मध्य कौन सा बंध होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। ये ध्यान रखें कि 2 मोनो, जैसे ये डाइसैकेराइड बनी हुई है तो ये किससे बनी हुई है आपके? 2 जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों जुड़ती है तो किससे? ग्लाइकोसाइडिक बंध। इनके मध्य कौन सा बंध होता है यहाँ पे? ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ये ग्लाइकोसाइडिक बंध। आगे बात समझ में, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ती है आपके। तो अपन ने बात की ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या क्या बातें की? ओलिगोसैकेराइड की परिभाषा कुछ मतलब जिसके अंदर क्या होती है? 2 शर्कराओं से लेकर 10 शर्कराएं उत्पन्न होती है, वो आपके ओलिगोसैकेराइड होते हैं। फिर ओलिगोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड और पेंटासैकेराइड, जिसके अंदर आपके डाइसैकेराइड इंपॉर्टेंट है। तो डाइसैकेराइड अपन ने पढ़ा, उसके 3 एग्जाम्पल, एक तो सुक्रोज पहला, दूसरा लेक्टोज और तीसरा अपन ने पढ़ा माल्टोज। सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज। तो सुक्रोज के अंदर अपन ने पढ़ा सुक्रोज के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये सामान्य शर्करा होती है और किस किस से जुड़ी रहती है आपके? एक तो ग्लूकोज का अणु और दूसरा फ्रुक्टोज के अणु जुड़ने से एक सुक्रोज की श्रृंखला बनती है। और ये किस में पाई जाती है? गन्ने में और चुकंदर में। दोनों चीज़ें खाई हुई है आप सभी के, गन्ना और चुकंदर इसमें पाई जाती है। फिर अपन ने बात की इस डाइसैकेराइड के अंदर लेक्टोज की। तो लेक्टोज किस में पाई जाने वाली है? दूध में पाई जाने वाली है, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अणुओं के जुड़ने से बनती है। तीसरी पढ़ी अपन ने माल्टोज, दो ग्लूकोज के अणुओं से जुड़ती है। अब ये 2 शर्कराएं जुड़ती है, इनके मध्य बंध कौन सा होता है आपके? ग्लाइकोसाइडिक बंध। इंपॉर्टेंट लगा लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ना किस बंध से जुड़ी रहती है? 2 मोनोसैकेराइड, तो वो आपके ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, उसके द्वारा जुड़ती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि 2 डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड किससे जुड़ी रहती है आपके? तो वो 2 मोनोसैकेराइड जुड़ी रहती है आपके किस बंध के द्वारा? 2 मोनोसैकेराइड जुड़ी रहती है आपके ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। तो आज की जो ये इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी शर्कराएं किस किस से जुड़ी रहती है इनके बारे में, ठीक है। इसके आगे अपन और बात करते हैं अब ओलिगोसैकेराइड के संदर्भ में और क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है जो मैं आपको बताऊं। तो ओलिगोसैकेराइड के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताया। मोनोसैकेराइड अपन ने पढ़ ली और ओलिगोसैकेराइड अपन ने पढ़ ली। अब अपन आगे शुरू करते हैं आपके पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। तो मोनोसैकेराइड हो गया और आपके ओलिगोसैकेराइड। मोनो और ओलिगोसैकेराइड की पूरी जो इंपॉर्टेंट बातें पूरी कर ली अपन ने। ये सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज तीनों चीज़ें याद रखना। तो तीसरी कार्बोहाइड्रेट नंबर 3 है आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कौन सा 3 नंबर है आपके?
पॉलीसेकेराइड, है ना। नंबर 3 हो जाएगा आपके पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड नाम से पता चल रहा है, जैसे परिभाषाएं पढ़ी अपन ने, तो पॉली का मतलब क्या होता है, बहुलक। पॉलीमर, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, बहुलक क्या होता है कि एक से अधिक इकाइयाँ जुड़ती है तो वो बहु मतलब पॉली, बहु को हिंदी में कहते हैं पॉली, है ना। लक मतलब खूब सारी इकाइयाँ, तो यहाँ पर पॉलीसेकेराइड है तो खूब सारी शर्कराएँ जुड़ने से। तो पॉलीमर का मतलब ये है कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो परिभाषा की बात करें अपन तो मोनोसेकेराइड्स या मोनोसेकेराइड अथवा ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड अथवा ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक, ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक जिनके अणुभार क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, जिनके अणुभार बहुत अधिक होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड अथवा ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक जिनके अणुभार बहुत अधिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। बहुलक किसे कहते हैं अपन, ये दो तीनों, बाकी सब तो आपको समझ में आ गए। बहुलक का मतलब क्या, 10th क्लास में पढ़ा, आपके चैप्टर था बहुलक, मतलब खूब सारी एकलक इकाइयाँ जुड़कर क्या बनाती है, एकलक इकाइयाँ जुड़कर क्या बनाती है, आपके बहुलक बनाती है। बहुलक मतलब पॉलीमर। आगे वर्ष में खूब सारी एकलक इकाइयाँ जुड़कर क्या बनाती है, आपके बहुलक बनाती है। तो बहुलक किसके, पॉलीसेकेराइड किनके बहुलक होते हैं, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के अंदर। तो सिंपल सी बात है, पॉलीसेकेराइड के अंदर अपन को पढ़ना है कि ये क्या होती है, खूब सारी मोनो और ओलिगोसेकेराइड के बहुलक को, मोनो और ओलिगोसेकेराइड जुड़ती है तो पॉलीसेकेराइड बनती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म की बात करें तो जैसे ये शर्करा क्या होती है, अक्रिस्टलीय होती है। क्या होती है, इसमें क्रिस्टल नहीं होते हैं। क्रिस्टल मतलब जो नुकीले कण होते हैं वो नहीं होते हैं, तो ये शर्करा क्या होती है, अक्रिस्टलीय होती है। पहली बात ये अक्रिस्टलीय होती है। इसके अलावा ये क्या होती है, स्वादहीन होती है, मतलब इसके अंदर कोई भी स्वाद नहीं होता। जैसे अपन बात करें ग्लूकोज है, लैक्टोज है, मीठी शर्कराएँ हैं, सुक्रोज मीठी शर्कराएँ है ना, तो ये क्या मीठी शर्कराएँ नहीं होती, ये स्वादहीन होती है। तथा क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंट गुण क्या है, ये जल में क्या होती है, अविलय होती है, जल में अविलय होती है। तो ये तीसरी बात हो गई कि अक्रिस्टलीय, स्वादहीन और जल में अविलय, जल में घोलने पर घुलती नहीं है, तो इनको अपन क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो अतः इसे अपन क्या कह सकते हैं, अशर्करा भी कहते हैं इसको, है ना। ये शर्करा नहीं है, अशर्करा भी कह सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट। तो तीसरी बात क्या हो गई, अशर्करा भी कह सकते हैं इसको। आई बात समझ में इसकी। तो पॉलीसेकेराइड क्या होती है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के बहुलक हैं जिनके अणुभार बहुत अधिक होते हैं। क्या होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन और जल में अविलय होती है, कोई स्वाद नहीं होता इसका, जल में घोलने पर नहीं घुलती है, और अक्रिस्टलीय कणों के अंदर कोई भी क्रिस्टल नहीं पाया जाता है, नुकीलापन नहीं पाया जाता है, इसके कारण इसको अशर्करा भी कहते हैं। अब ये तो परिभाषा हो गई और इसका इम्पोर्टेंट गुण हो गया। इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इसको क्या है, दो शर्कराओं में बांटा गया, एक तो साधारण पॉलीसेकेराइड और दूसरा जटिल पॉलीसेकेराइड। तो परिभाषा मिटा दूँ, सिंपल गुणधर्म समझ में आ गया, अक्रिस्टलीय, स्वादहीन और जल में अविलय। इसके बारे में बात करें अपन तो पॉलीसेकेराइड के अंदर आपके
तो ये पॉलीसेकेराइड को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो साधारण शर्करा और दूसरी आपके जटिल पॉलीसेकेराइड। तो दो है, एक तो आपके साधारण पॉलीसेकेराइड और दूसरी है आपके जटिल पॉलीसेकेराइड। नाम से पता चल रहा है, साधारण मतलब जिसके अंदर शर्कराएं क्या होती है, जो सिंपल शर्कराएं होती है जुड़ी रहती है। साधारण पॉलीसेकेराइड और जटिल पॉलीसेकेराइड, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन। जैसे मोनोसेकेराइड में अपन ने एग्जाम्पल किए, ओलिगोसेकेराइड में एग्जाम्पल किए, उसी प्रकार इसके अंदर भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। सब एग्जाम्पल के अंदर इसके हो जाएंगे आपके स्टार्च है ना। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, स्टार्च के अलावा आपके सेल्यूलोज है, और एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो सेल्यूलोज के अलावा इसके अंदर ग्लाइकोजन है। ये सभी क्या है आपके साधारण पॉलीसेकेराइड है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसेकेराइड है। और जटिल पॉलीसेकेराइड की बात करूँ मैं तो जटिल पॉलीसेकेराइड के अंदर जिनकी संरचनाएं क्या होती है, जटिल होती है, ठीक है ना। जिनकी संरचनाएं जटिल होती है, जिसके अंदर आपके पेक्टिन है, इसके अलावा और है आपके लिग्निन है, ठीक है, पेक्टिन, लिग्निन, और इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज। नाम सुना हुआ ना ये आपके, हेमीसेल्यूलोज। ये क्या जटिल शर्कराएं हैं, जो अपन ने दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी मृदा जीवांश पदार्थ वाले के अंदर, कि ये जटिल शर्कराएं हैं जिनका विभाजन क्या होता है आपके लेट होता है, जिनका विच्छेदन लेट होता है, मतलब ज़्यादा समय लेता है, और जो सरल शर्कराएं होती हैं उनका विच्छेदन जल्दी हो जाता है। तो स्टार्च है, शर्करा है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये क्या सरल शर्कराएं हैं। पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, ये क्या जटिल संरचनाएं हैं, जो पादप की छाल के अंदर पाई जाने वाली है। कठोर वाला भाग है ना पादप का, कठोर वाला भाग है, उसको अपन जटिल शर्करा कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि साधारण पॉलीसेकेराइड और जटिल पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं। साधारण के अंदर स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, जटिल के अंदर पेक्टिन, लिग्निन और हेमीसेल्यूलोज। इस प्रकार से ये आपके इनके एग्जाम्पल हो गए कि कौन कौन सी शर्कराएं हैं जो जटिल है, कौन कौन सी शर्कराएं जो सरल है। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर अपन ने बात की। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या बातें की आपके, सबसे पहले बात की, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार पढ़ लिए अपन ने। पहले पढ़ा मोनोसेकेराइड, कौन सा पढ़ा? मोनोसेकेराइड। इसके पूरे डिटेल से बात कर ली। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये क्या प्रकार है आपके कार्बोहाइड्रेट के, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कि पूरे विस्तार से समझाए इसी के प्रकारों को, है ना। तो मोनोसेकेराइड पहला प्रकार था। दूसरा था आपके ओलिगोसेकेराइड्स, और तीसरा था आपके जो अभी अपन पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड की। अपन ने सिंपल सी बात परिभाषा पढ़ी है और इसके एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर की बातें, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, ये क्या होते हैं, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी की क्लास में तो अपन ने ये मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की परिभाषाएं और इनका जनरल इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड को तो पूरा डिटेल से पढ़ लिया, लेकिन अपन ने किसके बारे में, आपके पॉलीसेकेराइड के बारे में जनरल बातें की है। पॉलीसेकेराइड कौन कौन से होते हैं, और परिभाषा मतलब जो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के बहुलक होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, आपके मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के बहुलक पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। ये अशर्करा होती है, अक्रिस्टलीय होती है, अस्वादहीन होती है और जल में अविलय होती है। ये बात कर ली। फिर पॉलीसेकेराइड के 2 प्रकार पढ़ लिए, साधारण पॉलीसेकेराइड और जटिल पॉलीसेकेराइड। साधारण पॉलीसेकेराइड के 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए, जटिल पॉलीसेकेराइड के 3 एग्जाम्पल। अब ये पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, इनके बारे में पूरी डिटेल से बात है जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो पॉलीसेकेराइड और साधारण पॉलीसेकेराइड और जटिल पॉलीसेकेराइड, इनके बारे में अपन आगे की क्लास में बात करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। जो अभी तक पढ़ा है उनको आप किताब से और नोट्स के अंदर देखकर साथ में वीडियो देखें तो आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बातें हैं, सिर्फ थोड़े से नाम आपको जटिल लग रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से हर साल
पिछले साल भी आया था, 2019 का भी उठा कर देख लें आप पेपर, इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के अंदर, पूरा विस्तार से पेपर उठा के देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, गुड लक, धन्यवाद।